नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री आरएस की जो सीरीज अपनी चल रही है, इसमें मैं आज नया एपिसोड, नया अध्याय आपके सामने लेकर आया हूँ। 1857 की क्रांति। हम लोग पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि 1818 के दौर में आकर संपूर्ण राजपूताना स्थायी तौर पर ब्रिटिश संरक्षण में सहायक संधियों के एक आवरण में बंध चुका था। इसके एक फौरी तौर पर तात्कालिक फायदा राजपूत नरेशों को यह हुआ कि सामंतों की उच्छृंखलता और महत्वाकांक्षाओं को सीमित किया गया, दबा दिया गया, कुचल दिया गया पूरी तौर पर, और इनके राज्य करने के, राजपूत नरेशों के राज्य करने के सत्ताधिकार पूरी तौर पर सुरक्षित हो गए। लेकिन दूरगामी परिणाम ये हुआ, जो कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा, बाकीदास ने भी कहा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जैसी अपनी कविता के माध्यम से, कि आप लोगों ने अपनी स्वतंत्रता बेचकर सुरक्षा मोल ले ली और किसी भी स्वाभिमानी रियासत को, किसी भी स्वाभिमानी गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत परंपराओं युक्त किसी राजवंश को ये पसंद नहीं आएगा, उनसे जुड़े हुए बंधु बांधवों को, सामंतों को, सरदारों को। लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने ऐसा किया, और आप लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि राजपूत नरेशों ने इसका प्रयास 3 चरणों में 1781 के दौर से कर लिया था, लेकिन फाइनली अंतिम मुहर इन संधियों को आपको 1817-18 के दौर में आके लगती है। अब अंग्रेजों ने न केवल ये सहायक संधियां करी, बाकी अपनी सैन्य टुकड़ियां वहां डिप्लॉयड कर दी राजपूताने में। उनमें एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 सैनिक छावनियां स्थापित की थी। आप लोग जानते हैं, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा। इनमें 5000 भारतीय सैनिक थे, यानी कि भारतीय सैनिक अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। मरेंगे अपने लोग और जीतेगा कौन? ब्रिटिश कौन? आप सोचिएगा ये कितनी बड़ी मूर्खता रही होगी। लेकिन चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। आपने हर दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसको आपने पॉलिटिकल एजेंट कहा। पॉलिटिकल एजेंट वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट्स के बीच में भी एक और अधिकारी डाल दिया गया, जिसको एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल बोला गया है। क्योंकि गवर्नर जनरल को लगा, भाई हर स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, तो मेरे लिए हर पॉलिटिकल एजेंट से मिलना इतना कन्वीनियंट, इतना सहज, इतना सुलभ नहीं रहेगा। तो उसने तमाम पॉलिटिकल एजेंट्स के ऊपर एक और छाता तान दिया, एजीजी के नेतृत्व के रूप में। अतः गवर्नर जनरल को किसी विशेष राज्य के तमाम रियासतों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो वो पॉलिटिकल एजेंट्स को नहीं अप्रोच करेगा, सीधा एजीजी को कॉल किया जाएगा, वो पहुंचेगा और अपनी तमाम जानकारियां दे दी जाएंगी। हम लोग अब तक देख चुके थे इन तमाम बातों को। अब मैं आपके सामने इस सेशन में 1857 को आरंभ करने से पहले एक और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके सामने, इस क्रांति को आरंभ करने से पहले का ले देता हूं, ताकि जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो आपके सामने श्रृंखलाबद्ध तरीके से कड़ी जुड़ते हुए जो फैक्ट्स है वो क्लियर होते चले जाएं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हिस्ट्री के संदर्भ में। तो पहली बात तो चैप्टर क्या है? चैप्टर अपना याद रखिएगा, 1857 रिवॉल्ट इन राजस्थान और राजपूताना। इन राजपूताना, isn't it? अब थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रख दूं कि 1817-18 के दौर में होता क्या है कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी, याद रखिएगा इस चीज को, ओवररूल्ड हो जाती है संपूर्ण राजपूताना। ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाती है संपूर्ण राजपूताने पर, और राजपूताना मित्रता के नाम पर धोखा खाता है, उन्हें सहयोगी और अधीनस्थ दर्जे में लाकर टिका दिया जाता है। क्लियर है? और इससे संपूर्ण राजपूताने के ऊपर ब्रिटिश सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, बिल्कुल आयरन शेड बनाने के लिए 6 सैनिक छावनियां स्थापित कर दी जाती है। अब एक एक बात को आप बहुत आराम से देखते रहिएगा। 6 सैनिक छावनियां स्थापित कर दी जाती हैं। अब साहब, ये 6 सैनिक छावनियां इस बात को भी देखिएगा कि 6 सैनिक छावनियां हमारे लिए कौन कौन सी होंगी। चलिए, ये 6 सैनिक छावनियां आपके सामने। पहली नसीराबाद, आप क्रम से लीजिए,
पहली आप लीजिए, ये सेकंड कर लीजिए नीमच, जो एमपी में नसीराबाद, एमपी में ये नसीराबाद। अजमेर के अंदर तीसरे नंबर पर ब्यावर, याद रखना। अजमेर में चौथे नंबर पर देवली, याद रखिएगा। टोंक में पांचवें नंबर पर खेरवाड़ा, याद रखना। उदयपुर में छठे नंबर पर एरिनपुरा, याद रखिएगा। पाली में ये 6 सैनिक छावनियां आप पर लाद दी गई, आप पर थोप दी गई। क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है, इन 6 सैनिक छावनियों में साहब 5000 सैनिक डिप्लॉयड कर दिए गए, नियुक्त कर दिए गए। और सबसे खास बात यह थी कि इन 5000 सैनिकों में सारे के सारे क्या थे, संपूर्ण भारतीय थे। इनमें एक भी सैनिक यूरोपीय नहीं था। इट मीन्स they were assured, EIC officials were assured कि भारतीयों के अंदर वफादारी कितनी है, उनके अंदर गुलामी की भावना कितनी है, गोरों के प्रति अट्रैक्शन कितना है, और उनमें दे आर हैविंग लेस नेशनलिटी अबाउट देयर ओन कंट्री। भारत के बारे में, राजपूताना के बारे में, लैंड मदर के बारे में उनके अंदर किसी प्रकार की पॉलिटिकल अवेकनिंग, अवेयरनेस नहीं है। और इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं है, 5000 के 5000 यहां पर हैं। ठीक है। तो एक तो ये अलग अलग राजपूताने में इन, आप सोचिए, महत्वपूर्ण स्थानों पर 6, ताकि कहीं पर भी यदि कल से कोई एजिटेशन होता है, मूवमेंट होता है, तो तुरंत जो इन छावनियों में जो सैनिक है इनको वहां पर मार्च करने का आदेश दिया जाए और जाके वो विद्रोह को, जो भी ब्रिटिश अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटीज होंगी उन्हें दबा दिया जाए। तो एक तो ये खौफ राजपूत सामंतों, सरदारों, नरेशों के बीच में बैठ गया कि भैया ये तो हमारी छाती पर आके बैठ गए। दूसरी बात, अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रत्येक स्टेट में, मतलब एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। याद रखना भाई, सबसे ऊपर तो कौन था, गवर्नर जनरल। जिस समय 1857 का गदर आरंभ हुआ, यह भी क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, जिस समय उस जमाने में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि डलहौजी ने क्या किया, क्या नहीं किया। अभी मैं आपको सामने सिर्फ इस अध्याय को, इस सेशन में 1857 को 1818 से कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि बीच का जो गैप है इतने सालों का वो भर जाए और आपको एक क्रम पूरा प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड जब आप देखोगे, आपको बिल्कुल एक धारा प्रवाह घटनाओं का क्रम नजर आएगा। लॉर्ड कैनिंग था, एंड लॉर्ड कैनिंग नोन एज ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट वॉइसरॉय था। क्लियर। 1858 के एक्ट के अनुसार। चलिए, लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल था, जो सर्वोच्च था। क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया, लगभग 2-2, 3-3 रियासतों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जो कहलाता था पॉलिटिकल एजेंट। शॉर्ट में आप इसे कहेंगे पीए। कहने को तो पॉलिटिकल एजेंट दरबार में राजा की सहायता के लिए, राज्य परिषद की सहायता से सुचारू शासन के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन हिडन जो एस्पेक्ट था इन पॉलिटिकल एजेंट्स का वो ये था, इनके ऊपर पैनी निगाह रखकर राजपूत दरबारों के गुटबाजी षड्यंत्रों को हवा देकर इनके खोखलेपन को समझना, और जो महत्वाकांक्षी सरदार हैं उन्हें अपने पक्ष में लेना, ताकि वो शासन को सुचारू नहीं चलने दे। बाद में कुशासन का आरोप लगाकर उन राज्यों को हड़प लेना, जो डलहौजी ने खेल खेला, जो लॉर्ड कैनिंग से पहले था। 1848 to 56 लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल, एंड 1846 to 62 लॉर्ड कैनिंग था। तो पॉलिटिकल एजेंट्स कहने को तो एक तरह से राजनीतिक मित्र के रूप में, पॉलिटिकल फ्रेंड्स के रूप में
अपॉइंट किए गए जो राजपूत कोर्ट्स थे, बट उनका जो कार्य था वो ग्रे शेड वाला था, बिल्कुल निगेटिविटी को लेकर था। और उनका काम यही था। धीरे धीरे जब राजपूतों को बात समझ में आई तो दो ही रास्ते थे, या तो षड्यंत्र इनके अगेंस्ट में जाओ तो आप अपना संपूर्ण अस्तित्व समाप्त कर दोगे, या सरेंडर कर दीजिए। और उनको दूसरा रास्ता आसान लगा कि मुखौटा बनकर जीतते रहो, विलायती कुत्तों के, भांडों के, औरतों के नृत्य देखो और ऐश करो बस, क्योंकि युद्ध बचे नहीं, सामंत बेचारे दब गए, जो भी एक है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय आर्यों का सैनिक पौरुषत्व, जिनकी घोड़ों के टापों से कभी युद्ध के मैदान गुंजायमान रहा करते थे, उनका सैनिक पौरुषत्व सुरा और सुंदरी में तथा अफीम के गहरे नशे में डूब गया। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या जिसको हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया भी कहते हैं, एंड यू नो द कर्नल जेम्स टोड नॉन एज अ फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, एक गोरे तक ने ये बात लिख दी, लेकिन यहाँ के बेवकूफों को ये बात समझ में नहीं आई। बहरहाल तो पॉलिटिकल एजेंट्स का कार्य ये था, लेकिन गवर्नर जनरल के लिए इतने पॉलिटिकल एजेंट्स को डील करना इतना आसान काम नहीं था। तो इनके बीच में एक और अधिकारी रख दिया गया, जिसे कहा गया AGG। तो AGG वॉज द मीडिएटर बिटवीन पॉलिटिकल एजेंट्स एंड गवर्नर जनरल। हर स्टेट में एक AGG होता था। इन संधियों के द्वारा राजस्थान में AGG 1832 ईस्वी में नियुक्त किया गया, जिसका प्रशासनिक कार्यालय शुरुआत में अजमेर में रखा गया। प्रशासनिक कार्यालय याद रखना कहाँ डाला गया, अजमेर में। और इसको 13 तोपों की सलामी दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया, याद रखिएगा। किसे? AGG को। एंड द फर्स्ट AGG वॉज मिस्टर लॉकेट। Mr. Lockett was the first AGG in Rajasthan, appointed in 1832. इसका प्रशासनिक कार्यालय था अजमेर। बाद में याद रखना 1845 में ग्रीष्मकालीन राजधानी, अय्याशी का अड्डा, सीधी बात करूं यार, के रूप में इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था वो माउंट आबू ट्रांसफर कर दिया गया। और आज़ादी के बाद राजस्थान में परंपरा चलती रही गवर्नर्स की कि साहब क्या बोला जाए, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भैया आप हो, मालिक हो तो ऐश करो। फ्रांस की क्रांति में कहा था ना कि योद्धा लड़ता है, सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है, बेचारा कर किसान देता है, उसके टैक्स पर उड़ाओ जितनी मौज उड़ा सकते हो। तो ये एक प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। जिस समय क्रांति भड़की उस समय राजस्थान का AGG कौन था, यहां लिख देता हूं मैं, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। जिस समय भारत में क्रांति का आगाज हुआ उस समय राजस्थान का AGG था, याद रखिएगा, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब यदि जिस समय क्रांति का आरंभ हुआ, क्रांति के आरंभ होने की परिस्थितियां क्या थी वो तो हम बाद में देखेंगे। एक मैं आपको इस सेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान बतला रहा हूं। नसीराबाद, नीमच छावनी की बात करूं, नीमच छावनी में उस समय 7th नेटिव इन्फेंट्री एंड बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी टुकड़ी नियुक्त थी। नीमच में 7वीं नेटिव इन्फेंट्री एंड बंगाल कैवलरी हॉर्स आर्टिलरी टुकड़ी डिप्लॉयड थी। कहाँ? नीमच में। सैनिक एक भी यूरोपीय नहीं है, सब भारतीय हैं। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री एवं बंगाल कैवलरी टुकड़ी नियुक्त थी। 15वीं 30वीं नेटिव इन्फेंट्री एवं याद रखना बंगाल कैवलरी टुकड़ी नियुक्त थी। कहाँ? नसीराबाद में, ब्यावर में, जो अजमेर में मेरवाड़ा बटालियन,
याद रखिएगा, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में नियुक्त थी। कोटा देवली के अंदर कोटा कंटिंजेंट टुकड़ी नियुक्त थी देवली में। खेरवाड़ा में जो उदयपुर में थी, मेवाड़ भील कोर नामक टुकड़ी नियुक्त थी। कहां? खेरवाड़ा उदयपुर में। और एरनपुरा में जो टुकड़ी नियुक्त थी सत्ताओं की क्रांति के दौरान, वो थी जोधपुर लीजियन टुकड़ी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1857 in Rajasthan, 1857 revolt in Rajasthan is not isolated part in the revolution from national 1857 revolt or activities. It's integrated part of 1857 national revolt. यह राष्ट्रीय स्तर पर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका एक स्थानीय प्रारूप था राजस्थान में। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें राजस्थान में क्रांति के कारण उद्देश्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें इसका राष्ट्रीय प्रारूप देखना पड़ेगा। असल में लॉर्ड कैनिंग से पहले जो गवर्नर जनरल थे, जिनको आपने लॉर्ड डलहौजी कहा है, उनके नियम कुछ ऐसे थे कि वो क्योंकि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का वो व्यक्ति था, उसने फूट डालो राज करो, कुशासन के आरोप में अवध, सतारा, कई प्रकार के राज्यों का इसने विलय किया। सबसे एंड में जो नवाब वाजिद अली शाह था अवध का, उसका विलय किया। नवाबों की नवाबियां छीन ली गई, राज्य हड़प लिए गए। जब एक राज्य समाप्त होता है तो सोचिए लाखों की संख्या में उससे जुड़े हुए सैनिक, हजारों की संख्या में शिल्प कारीगर, साहित्यकार, विद्वान, कितने लोग बेरोजगार होते हैं, कितने परिवारों की कमाई पर प्रभाव पड़ता है, कितना असंतोष फैलता होगा। इनके जो लैंड सेटलमेंट्स जो प्लान थे भू राजस्व वसूली के, वो बड़े एक्सप्लॉइटेड या शोषणकारी थे। कुल मिलाकर अंग्रेजों की हर नीति का उद्देश्य था भारतीय जीवन की अंतिम बूंद को समाप्ति की हद तक, जीवन शक्ति की हद तक निचोड़ लो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता को कोई मतलब नहीं था इस चीज से। अतः जनता के हर वर्ग में यह बात घर कर गई थी कि भारत की दरिद्रता, भारतीयों की बदहाली का यदि को मूल है वो भी गोरे लोग ही अंग्रेज हैं। और इनके जितने भी सपोर्टर्स थे, चाहे वो बाघ सैनिक हो, चाहे वो राजा हो, उनको भी उसी निगाह से देखा जाता था। याद करिए सूर्यमल मिश्र ने क्यों कहा था कि देशपति लोग जमींदार, ये देशपति जमींदार ठाकुर, हाँ ये देशपति ठाकुर जमी का मालिक छे जहाँ का सारा, ये वाड़ोती में कुछ कहा गया है। सूर्यमल मिश्र साहब ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को 1857 में खत लिखा था, मुझे वो ठीक से पंक्ति याद नहीं आ रही है, इसलिए कहा ना। कवि बाकीदास ने क्यों लिखा आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर? समझदार थे, जानते थे। राजपूत नरेश जानकर भी शुतुरमुर्ग बने रहे, खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर हम विशेष पर टिके रहे, तो मैं थोड़ी अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं। तो जाहिर सी बात है कि हर वर्ग इस बात को लेकर नाराज था। जैसा मैंने आपको कहा 1818 के दौर तक आते आते मराठा संघ, मराठा पेशवा सब कुछ समाप्त कर दिया गया। अंतिम जो मराठा पेशवा था वो बाजीराव सेकंड था। उसका दत्तक पुत्र था नाना साहब, जिसको दोदूपंत भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने साफ कहा, यू आर नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ योर फादर, यू आर अडोप्टेड सन, एंड योर फादर वॉज द लास्ट पेशवा, सो यू आर नॉट हैविंग राइट टू गेट पेंशन लाइक योर फादर। आपको नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए की पेंशन। इस बात पर नाना साहब, पक्की बात है आपका तो सब कुछ मान सम्मान सब कुछ ही घट गया जब बाप को ही पैसा मिल रहा है। तो इस बात को लेकर नाना साहब, इनके में बड़ा आक्रोश था। अब नाना साहब के झंडे तले वो तमाम लोग आ गए जो इसी प्रकार से अपनी नवाबियां, अपनी उपाधियां, अपनी जागीरें छीनने से, अपनी जमींदारियां छीनने से असंतुष्ट थे। फैसला किया गया क्या करें साहब। तो नाना साहब का एक दूत अजीमुल्लाह और रांगोजी बापू बड़ौदा के गायकवाड़ के, ये लोग लंदन गए कि साहब ये गवर्नर जनरल तो कुछ करेंगे नहीं, तो क्यों ना हम लंदन जाके जो महारानी ब्रिटिश कानून उससे मिले, महिला है तो दिल बड़ा अच्छा होगा।
भाई महिला दिल से नहीं है बाबू, वो सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस है। प्रॉब्लम डीएनए की होती है, प्रॉब्लम ब्लड की होती है। खून तो गोरा ही है, गए वहां जाके कोई जवाब नहीं मिला। तो कहते हैं कि एक डेट फिक्स हुई जब वो लौट रहे थे कि हम इस ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध, ज्यादतियों के विरुद्ध, हम भारतीय 31 मई 1857 को राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का बिगुल फूंक देंगे। तो क्रांति का निर्धारित दिवस क्या हुआ साहब राष्ट्रीय स्तर पर? 31 मई 1857। इसी टाइम पर एक बड़ी अफवाह भारत में चल रही थी। जो पुरानी बंदूक थी उसकी जगह पर एक नई बंदूक लॉन्च की गई, एनफील्ड, जिसको नीली टोपी वाली बंदूक भी कहा है, तांत्या टोपे ने, अंग्रेजों ने। और उस गन की एक बड़ी बात थी कि उसके अंदर जो बुलेट काम में ली जाती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। अब आप जानते हो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सूअर हराम है मुस्लिम्स के लिए। और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जातियां और मुस्लिम जातियां सेना में भर्ती थी। आपने देखा ना कि 6 सैनिक छावनियों में एक भी यूरोपीय नहीं, तमाम भारतीय। धीरे धीरे ये अफवाह उड़ गई सैनिक छावनियों में कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। इस तरह के कारतूस, क्योंकि इन कारतूसों को काम में लेने से पहले इनके क्लिप को मुंह से तोड़ना पड़ता था, छीलना पड़ता था। तो ये अफवाह जोरों पर थी कि कंपनी सरकार हमारे धर्म को भ्रष्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि ताकि हम समाज से, अपने हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिए जाएं और हम आश्रित हो जाएं कंपनी पर। फिर ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन करेगी, ईसाई बना देगी। कई प्रकार के इस तरह के र्यूमर्स, एंड दैट वाज नॉट र्यूमर्स, ये बिल्कुल सत्य था, लेकिन मतलब इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। बस बात सिर्फ इतनी सी है। तो साहब एक ये आक्रोश का माहौल तो पहले बना हुआ था, तमाम वर्ग परेशान था अंग्रेजों से। इसी टाइम पर ये फिक्स हो गया कि 31 मई को अपन ये करेंगे। लेकिन बारूद तैयार था, चिंगारी की देर थी, चिंगारी समय से पहले भड़क गई। बैरकपुर छावनी बंगाल में एक सैनिक मंगल पांडे 29 मार्च 1857 के दिन, मेरी बात को याद रखना, 29 मार्च 1857 के दिन इस बात से बड़ा आक्रोशित हो गया कि मुझे तुरंत बताइए कि जिन कारतूसों को मैं काम में ले रहा हूं उनमें गाय और सूअर की चर्बी है या नहीं। जस्ट टेल मी क्लियर थिंग। अंग्रेजों ने कहा जस्ट डू योर वर्क, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, फॉलो आवर ऑर्डर्स, अदरवाइज टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा गोली चलानी तो तुम ही सामने आओ ना। 29 मार्च को क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857 को राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की जो बैरकपुर छावनी थी वहां पर हो गई। लेकिन सेम डे जिन लोगों ने भी ये बगावत करी उन्हें फांसी दे दी गई, मार दिया गया। कुछ पुस्तकें 7 अप्रैल 8 अप्रैल की बात करती है, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 12 29 मार्च की बात करती है। 7 अप्रैल अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में स्वीकार किया गया। अब जब मैं इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो 57वीं क्रांति को वहाँ स्पेशल पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं राजस्थान के संदर्भ में ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जाना पड़ेगा। अब साहब ये खबर, क्योंकि मंगल पांडे के जो रूट्स थे वो यूपी से जुड़े हुए थे, 10 मई को मेरठ पहुंची। मेरठ में जो सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में। तो क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से होता है। आप कहेंगे साहब बैरकपुर छावनी बंगाल से क्यों नहीं? क्योंकि वो क्रांति एकल विद्रोह था, व्यक्तिगत विद्रोह था, दबा दिया गया। यहाँ पूरी टुकड़ी सामूहिक तौर पर बगावत पर उतर आई। 12 मई को ये मेरठ के भड़के हुए सैनिक सिपाही दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना बादशाह घोषित कर दिया। क्रांति भड़क गई। अब राजस्थान में कब आई, कैसे आई, क्या हुआ, दोबारा कुछ बातें मैं रिपीट करता हूं। क्रांति की डेट थी 31 मई 1857 निर्धारित दिवस, लेकिन पहली घटना बहुत पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में घटित हो गई और क्रांति का आगाज हुआ 31 मई से बहुत पहले 10 मई 1857 को। अब आगे राजस्थान में इस सुलगती हुई धधकती हुई क्रांति की ज्वाला की लपटें राजस्थान में कब पहुंची, कहां पहुंची, यहाँ के सैनिकों का, ऑफिसर्स का क्या रिएक्शन था,
इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई है, बार बार बोलूँगा, करिएगा, अवश्य करिएगा। आपका सहयोग मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच।